हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। कुछ दिनों पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था जहां पर हम कहें लद्दाख के अंतर्गत जो सोनम वांगचुक हैं वो वीडियो में बहुत सारी बातें बता रहे थे, खासकर उस क्षेत्र को लेकर के, उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को लेकर के और उनकी कुछ चिंताओं को लेकर के। उनकी सरकार से कुछ विशेष मांग थी, सरकार को एक संदेश था जिसमें कुछ बातें हमें जाननी चाहिए, क्योंकि एक पूरा क्षेत्र किस तरह से इस घटना से प्रभावित हो सकता है जिसका जिक्र उन्होंने किया, इस पर आज के सेशन में हम बात करेंगे। इसके अलावा लद्दाख के लोगों की एक मांग भी है कि उन लोगों को छठी अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। यह मांग किस तरह से आती है, इसका क्या महत्व हो सकता है, क्यों यह मांग जरूरी है, इन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। टॉपिक है लद्दाख की पारिस्थितिकी और सोनम वांगचुक की सरकार से मांग। तो इन्होंने क्या मांग रखी है, क्या बातें हैं जो हमें इस क्षेत्र को लेकर के जाननी है। न्यूज है सोनम वांगचुक क्लाइमेट फास्ट, लद्दाख फ्रेजाइल इकोलॉजी एंड द सिक्स्थ शेड्यूल। तो क्या है उनकी मांग, क्यों उन्होंने उपवास रखा, ठीक, लद्दाख का जो स्टेटस है किस तरह से हमें देखना चाहिए, लद्दाख को चर्चा क्यों की गई है, इस पर थोड़ी सी और बात कर लेंगे। इसके बाद एक घटना का जिक्र आएगा जो सोनम वांगचुक ने ही बताया है। सोनम वांगचुक हैं कौन, उनके बारे में भी जानना चाहिए एक व्यक्तित्व के रूप में, और उनके द्वारा किए गए प्रयासों को जानते हुए फिर लद्दाख की पारिस्थितिकी, संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की इस मांग को, कि छठी अनुसूची क्या है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, इसको जानते हुए फिर इसका निष्कर्ष देखेंगे और एक प्रश्न जो कि प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। इस टॉपिक में अलग अलग डायमेंशंस शामिल है। एनजीएस पेपर 2 के संबंध में देखेंगे तो जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है वो आ जाता है शासन व्यवस्था संविधान, और जीएस पेपर 3 में जाकर के देखेंगे तो फिर जलवायु परिवर्तन वाला सेक्शन और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो लद्दाख के नवोन्मेषक उनको माना जाता है और इंजीनियर हैं सोनम वांगचुक, उन्होंने 5 दिनों का एक जलवायु उपवास रखा था, क्लाइमेट फास्ट रखा था। 26 जनवरी के दिन से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उनका मकसद दरअसल ये था कि वो क्षेत्र की जो पारिस्थितिकी है या फिर जो परिस्थितियां हैं उस पर भारतीय नेताओं का ध्यान आकर्षित कर सके और जो केंद्र सरकार है उसको उस ओर ध्यान दिला सके कि वहां की स्थितियों को खराब होने से वो बचाएं। ये ऐसी बात उन्होंने कही थी। तो संविधान की छठी अनुसूची के तहत इसकी सुरक्षा किए जाने की भी उन्होंने बात कही है कि इसका जो पर्यावरण है उसको कैसे हम संरक्षित कर सकें, इसके लिए छठी अनुसूची में इसको शामिल कर दिया जाए, ये बात थी। तो इसकी घटना की अगर आप शुरुआत देखेंगे तो काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर जो पर्यटक हैं वो आते जाते हैं। तो पर्यटकों के जाने से, और इसके अलावा आप जानते हैं कि पहले लद्दाख का जो स्टेटस था अनुच्छेद 370 के अंतर्गत इसको संरक्षित रखा गया था। तो जब अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो अलग अलग संघ शासित प्रदेशों के रूप में गठित किए गए। अब लद्दाख का स्टेटस अलग है और जम्मू कश्मीर का अलग है। लद्दाख जो है पूरी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, एक तरह का यूटी है जहां पर गवर्नर का ही शासन है, और जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा अलग है, वहां पर विधायिका भी शामिल की गई है जबकि लद्दाख में नहीं है। तो इन्होंने ये कहा कि ये जो पूरा क्षेत्र है अपने आप में बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, ऐसे में पर्यटकों का आना या फिर इस जगह का किसी भी तरह से वाणिज्यिक खनन या गतिविधियों के लिए खुल जाना अपने आप में ठीक बात नहीं है। इसको लेकर के कई तरह की बातें सामने आई। तो उन्होंने क्या कहा, इन बातों के विरोध में कुछ बातों को सामने रखने के लिए वो खारदुंगला के ऊपर उपवास करने की योजना बना रहे थे। ये हालिया घटना है, तो इसके चलते उन्हें जो स्थानीय प्रशासन है उसने रोका। जो खारदुंगला है वो दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर योग्य पर्वत दर्रों में से एक माना जाता है। काफी ज्यादा इसकी ऊंचाई है, लगभग 18,380 फीट, और द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, यहाँ पर ऐसा बोर्ड लगाया गया है। तो सोनम वांगचुक का कहना यह है कि स्थानीय प्रशासन ने उन्हें हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स में नज़रबंद कर दिया है, जबकि प्रशासन का अपना एक अलग पक्ष है। उनका कहना है कि ऐसा कोई भी कृत्य नहीं किया गया है, केवल उनकी सुरक्षा की जा रही है। हालांकि ये दो अलग बातें हैं, लेकिन हम टॉपिक में महत्वपूर्ण चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सोनम वांगचुक ने यह भी बताया है कि उनको एक बॉन्ड पेपर साइन करने के लिए दिया गया है जिसमें कुछ बातें शामिल हैं, कुछ उसके खंड हैं, जिसमें कहा गया है कि वो किसी भी सार्वजनिक सभा में भाषण नहीं देंगे, किसी भी सभा को संबोधित नहीं करेंगे। ऐसे में एक प्रश्न उठता है कि ये किसी भी व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसको बाधित करने का प्रयास है, ये बात भी इसमें शामिल है। और संविधान की छठी अनुसूची में अगर लद्दाख को शामिल किए जाने की बात वो कहते हैं तो फिर प्रशासन द्वारा एक तरीके से प्रतिरोध देखने को मिलता है, ऐसा उनका कहना है। तो ये भी अपने आप में उनके संवैधानिक अधिकारों का या फिर उस क्षेत्र के लोगों के अधिकारों का हनन है, ऐसी आवाज़ उन्होंने
सोशल मीडिया के जरिए उठाई है। तो अब हम समझें कि खारदुंग ला दर्रा कहाँ पर है, क्योंकि इस पूरी घटना में खारदुंग ला दर्रा महत्वपूर्ण हो जाता है, लद्दाख की इकोलॉजी और वहाँ का एनवायरनमेंट महत्वपूर्ण हो जाता है, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे लिए वो समझना जरूरी हो जाता है। खारदुंग ला दर्रा जो है लद्दाख में है, कुछ इस क्षेत्र में इसकी लोकेशन है। अब अगर आप इस दर्रे के उत्तर में देखेंगे तो श्योक नदी प्रवाहित होती है और दर्रे के दक्षिण में फिर सिंधु नदी यहाँ से गुजरती है, तो दो नदियों के बीच में है, इस बात को भी याद रखिएगा। सोनम वांगचुक कौन है इसको समझ लें, फिर आगे बढ़े लद्दाख की इकोलॉजी पे। 2009 में एक फिल्म आई थी थ्री इडियट्स में फुनसुक वांगुड़ी का जो किरदार था आमिर खान ने निभाया था, तो ऐसे संकेत मिलते हैं कि वह किरदार सोनम वांगचुक के जीवन पर आधारित था या उनसे प्रेरित था, कम से कम ये कह सकते हैं। तो वो एक शिक्षा सुधारवादी हैं और इंजीनियर हैं और कई तरह के प्रयोग उन्होंने किए हैं, इन्वेंशंस किए हैं। लद्दाख के अंतर्गत कुछ समय पहले एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर के निर्माण की घटना सामने आई थी, एक खबर सामने आई थी जिसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो लद्दाख की जो इकोलॉजी है उसको संरक्षित करने में, पर्यावरण को संरक्षित करने में और लोगों को शिक्षित करने में उनका विशेष योगदान है। तो इसके लिए उनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और भी कई सारे पुरस्कार दिए जा चुके हैं। एक संस्थान है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव HIAL, तो उसके वे संस्थापक निदेशक भी हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें जाननी है। अब बात आती है लद्दाख की पारिस्थितिकी को लेकर के जो उन्होंने चिंता जाहिर की है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक वीडियो SOS संदेश में भी ये बातें कही हैं, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया। तो लद्दाख के क्षेत्र में क्या क्या है पहले हम ये समझ लें। लद्दाख का क्षेत्र हिमालयन रेंज में आता है, तो लद्दाख के क्षेत्र में ग्लेशियरों की मौजूदगी बहुत ज़्यादा है। अब जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसके चलते जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते जा रहे हैं। क्षेत्र की जो पारिस्थितिकी है इससे उस पर प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा लद्दाख और जो हिमालय का क्षेत्र है दुनिया का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है इसे। तो जो हम ताजे पानी के स्रोतों के रूप में ग्लेशियर्स को जानते हैं, एक वैसा ही स्रोत यहाँ पर भी मौजूद है। और यहाँ के ग्लेशियर और नदी घाटियों को अगर मिला लें तो हिमालय सहित इसको एशिया का जल मीनार भी कहा जाता है इस क्षेत्र को, यानी यहाँ पर जो ताजा पानी है वो मौजूद है ग्लेशियर्स के रूप में। लेकिन पिछले काफ़ी लंबे समय से हम आर्कटिक, अंटार्कटिक और इस क्षेत्र को शामिल करते हुए अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी जो ग्लेशियर्स हैं बहुत तेज़ी से पिघलते जा रहे हैं, इनके पिघलने की दर बढ़ गई है। दिक्कत ये होगी कि 2021 में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ था, इससे पता चला कि पैंगोंग क्षेत्र के जो ग्लेशियर हैं 1990 और 2019 के बीच में लगभग 6.7% तक कम हो गए हैं। ऐसे में वहाँ पर जो जल की उपलब्धता है, हिमालय से बहने वाली नदियाँ हैं, वो आने वाले समय में सूख सकती हैं, उस क्षेत्र को नुकसान होगा। इसके अलावा लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, तो जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत संवेदनशील है। यहाँ के लोग अपने पानी की ज़रूरतों को जिस तरह से पूरा करते हैं वो अपने आप में बहुत ज़रूरी है। ऐसे में ग्लेशियर्स अगर कम हो जाते हैं या पिघल जाते हैं तो यहाँ के जो लोग हैं उनके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। बेसिकली अभी के लिए 3 तरह के प्रभाव बताए गए हैं। पहला कि उनके लिए जो पीने योग्य पानी है वो कम हो जाएगा या आने वाले समय में खत्म हो सकता है। क्षेत्र की जो इस पानी और इस पूरी पारिस्थितिकी के चलते एक विशिष्ट पहचान है और वहाँ की कई तरह की पद्धतियाँ हैं, कृषि पद्धति हो सकती है, जीवन शैली हो सकती है, उसको भी खतरा है। क्योंकि कोई भी क्षेत्र की जो जलवायु है, जो वहाँ की भौगोलिक दशाएं हैं, उस क्षेत्र की संस्कृति को जन्म देती हैं। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि किसी भी क्षेत्र की संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण रूप से वहाँ की जलवायु और जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस होती हैं उससे प्रभावित होती है। अगर वह बहुत ठंडा क्षेत्र है तो वहाँ के लोगों की हैबिट्स उस तरह से डेवलप हुई होंगी, वहाँ के लोगों का खान पान, रहन सहन और उनका कल्चर सभी कुछ इससे निकला होगा। तो जब ये स्थितियां वहां पर खतरे में आ जाएंगी तो उनकी पद्धतियां भी खतरे में आएंगी। उनकी जो एक सतत जीवन शैली है, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जीवन यापन करने की, पानी की न्यूनतम मात्रा पर जीवित रहने की, ये भी आगे चल करके बदल सकती है। एक समस्या डेवलपमेंट को लेकर के भी उन्होंने जताई है कि जैसे जैसे वहां पर अब लोगों का चूंकि आगमन हो सकता है, पर्यटक आते हैं और अलग अलग तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आ सकते हैं, तभी उनकी मांग है कि इसको 6ठी अनुसूची में शामिल कर दिया जाए, ताकि इस अनुसूची में शामिल करने से जो वहाँ के लोग हैं उनको स्वायत्तता ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। इसके अलावा लोगों की आजीविका और सांस्कृतिक विरासत को भी खतरा हो सकता है। अगर वहाँ की स्थितियाँ रहने योग्य नहीं रह जाती, पानी खत्म हो जाता है, तो जो पलायन है वो भी बढ़ सकता है। इसके अलावा जीव जंतुओं और वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, जो वनस्पतियाँ हैं, उन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इससे वहाँ का पारिस्थितिक जो संतुलन है उसमें बदलाव होगा।
कई तरह की जो वनस्पतियां और जीव जंतु हैं वो वहाँ की कठोर परिस्थितियों में रहने के लिए अनुकूलित हो चुके हैं। तो ऐसे में परिस्थितियां बदलने से उनके जो जीवन शैली है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। काफ़ी सारे जीव जंतु इससे विलुप्त भी हो सकते हैं। तो स्थानिक या स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसके भी बदलने का खतरा है यहाँ पर। ये ओवरऑल चीज़ें हैं जिसको लेकर के उन्होंने बात की है। इस वजह से उन्होंने कहा है कि कुछ संविधान की छठी अनुसूची में शामिल कर दें। क्या कहती है छठी अनुसूची? अनुच्छेद 244(2) में इसका जिक्र है। इसमें कहा गया है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन को लेकर के स्वायत्तता की बातें हैं। चाहे एग्रीकल्चर हो, लैंड हो या फिर उनके हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू हो, तो क्षेत्रीय लोगों को फिर इसमें अधिक से अधिक स्वायत्तता मिलती है कि वो इससे संबंधित मुद्दों को एड्रेस करें। तो अनुच्छेद 244(2) कहता है कि छठी अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के लिए लागू होंगे। यही मांग है कि इसको इसमें शामिल कर दिया जाए, क्योंकि अब अनुच्छेद 370 की जो उनको सुरक्षा पहले मिलती थी अब वो नहीं मिलती है और अब वह एक यूटी के रूप में गठित हो चुका है। तो इसमें शामिल किए जाने से क्षेत्र के लोगों को और ज़्यादा जो पावर्स हैं वो मिल जाएंगी डेवलपमेंट को लेकर के, और अपने क्षेत्र की जमीन और अन्य जो सुरक्षा संबंधी विशेषताएं हैं उसको लेकर के। वहाँ का अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप देखेंगे तो कुछ इस तरह से है। लद्दाख को 2 जिलों में बांटा गया है, लेह जिला और कारगिल जिला। अब जो लेह जिला है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला भी माना जाता है। लेह में 6 सब डिविजन्स हैं, 8 तहसील हैं, 16 ब्लॉक हैं, 95 पंचायत हैं और लगभग 113 गांव हैं। कारगिल को आप देखेंगे तो कारगिल को 4 सब डिवीजन में बांटा गया है, 7 तहसील हैं, 15 ब्लॉक हैं, 98 पंचायत हैं और 130 गांव हैं। ये पूरा वहाँ का क्षेत्र है। वहाँ पर आबादी आप देखेंगे तो बौद्ध आबादी लेह जिले के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा है, उसके बाद मुस्लिम्स और फिर अन्य आबादी आती है। तो कुछ इस तरह की डेमोग्राफी वहाँ पर मौजूद है। अब निष्कर्ष को देखें तो राज्यसभा में गृह मामलों पर संसदीय स्थायी समिति ने अब जब अपनी रिपोर्ट सौंपी थी तो उन्होंने कहा था कि छठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल कर लिया जाए, ऐसी सिफारिश थी। इसके अलावा अलग अलग राजनीतिक दलों ने जब चुनाव लड़े उस दौरान भी उनकी भी जो मैनिफेस्टो आता है उसमें उन्होंने लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की बात कही थी। हालांकि जो गृह मंत्रालय ने दिसंबर 2022 में रिपोर्ट सौंपी थी उसमें उन्होंने कहा था कि 5वीं और छठी अनुसूची का जो उद्देश्य है वो जनजातीय क्षेत्रों के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है। ऐसे में जो यूटी का गठन किया गया है वहाँ पर जो प्रशासन है वो ये कार्य कर रहा है, तो इसको छठी अनुसूची में डाले जाने की आवश्यकता नहीं है। जबकि इस क्षेत्र की अगर आप आबादी देखेंगे तो आदिवासी आबादी कुल समुदाय का लगभग 79.61% है। तो इस हिसाब से अगर आप कंक्लूड करें इस टॉपिक को तो बेसिक जो डिमांड है वो सही हो भी सकती है, हालांकि जो निर्णय है वो केंद्र सरकार को लेना है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात ये भी है वो लद्दाख का संवेदनशील पारिस्थितिकी सिस्टम है। इसको लेकर के कुछ प्रोफेसर्स ने भी अपनी बातें कही हैं, जैसे कि बेंगलुरु स्थित अजीम प्रेमजी जो विश्वविद्यालय है उसके एक प्रोफेसर ने बताया है कि आने वाले समय में अगर 2045 तक हम देखें तो क्लाइमेट चेंज की अगर यही परिस्थितियां बनी रहती हैं तो ग्लोबल वार्मिंग इससे बढ़ेगी, जिसका प्रभाव होगा कि जो लद्दाख का क्षेत्र है वहाँ पर बारिश होना बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और बारिश के बढ़ने से फिर वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो और ज़्यादा प्रभावित होंगी। वहाँ का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो प्रभावित होगा और इससे जो खाद्यान्न की स्थितियाँ हैं, खाद्यान्न संकट भी आने वाले समय में बन सकता है। इसके अलावा वहाँ का जो सिस्टम है, जो ज़मीन है, वो अभी हमने जो कुछ दिन पहले चमोली में जोशीमठ डिजास्टर देखा था, वहाँ पर लैंडस्लाइड की जो स्थितियाँ थी, भूस्खलन था, वैसी ही कुछ स्थितियाँ लद्दाख में भी बन सकती हैं, क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन है वो भी इससे कहीं ज़्यादा फ्रेजाइल हो सकती है। ऐसे में उस क्षेत्र को संरक्षित किया जाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा विशेषज्ञ भी मानते हैं। तो ये हमें आज के टॉपिक को इस तरह से देखना है कि इकोलॉजी के हिसाब से किस तरह से संरक्षित किया जा सकता है, जलवायु परिवर्तन से हम इसे कैसे बचा सकते हैं या कुछ समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रफल के अनुसार लेह भारत का सबसे बड़ा जिला है। दूसरा, खारदुंगला दर्रे के उत्तर से श्योक नदी जबकि दक्षिण से सिंधु नदी प्रवाहित होती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं और कौन से सही नहीं है। तो इसका उत्तर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अपने विचारों को आप लिख सकते हैं कि आपको क्या लगता है इस टॉपिक को लेकर के, किस तरह से सरकार को इसे देखना चाहिए या एटलीस्ट आप इसे किस तरह से देखते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।